नरेंद्र मोदी, चाय से चर्चा तक का सफर, 1 घंटे का मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वृत्तचित्र भाग 1। शुरुआत वडनगर की गलियों से। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने चाय वाले से प्राइम मिनिस्टर तक का सफर तय किया। और हाँ, ये कोई बॉलीवुड की कहानी नहीं है, बल्कि असली जिंदगी का ड्रामा है जो किसी फिल्म से कम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 सितंबर 1950 से, जब गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब ये वडनगर कोई मुंबई दिल्ली नहीं था भाई, ये था एक छोटा सा कस्बा जहां सबसे बड़ा इवेंट होता था रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का आना। परिवार की बात करें तो पिताजी दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी की सबसे मजेदार लाइन, चाय पे चर्चा। किसने सोचा था कि एक दिन ये चाय वाला देश चलाएगा और सचमुच चाय पे चर्चा करेगा, वो भी नेशनल टीवी पर। 6 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे मोदी साहब। अब आप सोच रहे होंगे 6 भाई? हाँ जी, उस जमाने में परिवार प्लानिंग का मतलब था जितने भगवान देंगे। और इस बड़े परिवार में नरेंद्र को बचपन से ही जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। बचपन में मोदी स्टेशन पर अपने पिता की मदद करते थे। सुबह स्कूल जाने से पहले और शाम को स्कूल के बाद चाय बेचना, कप धोना, ग्राहकों से बात करना। कुछ लोग कहते हैं कि यहीं से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुईं। मतलब चाय बेचते बेचते सीख गए लोगों से कैसे बात करनी है। वडनगर की विशेषताएं। वडनगर असल में एक प्राचीन शहर है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ का रेलवे स्टेशन आज भी वैसा ही है, और अब तो ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। लोग आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। देखो, यही मोदी चाय बेचते थे। बचपन के मोदी काफी एडवेंचरस थे। कहानियां हैं कि वो मगरमच्छों के तालाब में तैरते थे। अब ये कितना सच है, कितना मसाला है, वो तो भगवान जाने। लेकिन हाँ, इतना तय है कि डर तो उन्हें बचपन से नहीं लगता था। स्कूल में पढ़ाई तो ठीक ठाक थी, लेकिन असली दिलचस्पी थी डिबेट और ड्रामा में। टीचर्स कहते हैं कि क्लास में हमेशा बोलने के लिए तैयार रहते थे। अरे भाई, फ्यूचर पीएम की तैयारी तो यहीं से शुरू हो गई थी। भाग 2, संघ की शिक्षा और युवावस्था का टर्निंग पॉइंट। अब आती है कहानी में एक बड़ा मोड़। जब मोदी साहब 8 साल के थे, तब उनका परिचय हुआ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। एक लोकल आरएसएस कार्यकर्ता लक्ष्मण राव इनामदार ने उन्हें संघ की शाखा में लाया। अब आरएसएस के बारे में लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन एक बात तो मानी ही पड़ेगी, वहाँ डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन की जबरदस्त ट्रेनिंग मिलती है। सुबह उठना, व्यायाम करना, नियमित दिनचर्या, ये सब यहीं से सीखा। मोदी धीरे धीरे संघ में एक्टिव होते गए। 1960s के दशक में वो एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता बन चुके थे। यहाँ उन्हें मिला ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग और मास मोबिलाइजेशन की कला। अब आता है सबसे दिलचस्प ट्विस्ट। जब मोदी करीब 18 साल के थे, तब परिवार ने उनकी शादी करवा दी। हाँ भाई, अरेंज्ड मैरिज। लड़की का नाम था जशोदाबेन। लेकिन मोदी ने कभी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। वो संघ के काम में इतने इन्वॉल्व हो गए कि घर से ही निकल गए। कुछ महीनों बाद मोदी ने घर छोड़ दिया और निकल पड़े हिमालय की यात्रा पर। अब ये कोई पिकनिक नहीं थी भाई, ये था एक स्पिरिचुअल जर्नी। 2 साल तक भटकते रहे, ऋषिकेश, वाराणसी, असम, बिहार, पूरे देश का टूर कर डाला। इस यात्रा के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं वो आश्रमों में रहे, योग सीखा, ध्यान किया। कुछ कहते हैं उन्होंने भिखारी की तरह जिंदगी जी। सच क्या है? शायद सब कुछ थोड़ा थोड़ा। 1971 की बड़ी घटना। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में, मोदी वापस गुजरात आ गए और सैनिकों की मदद में लग गए। रेलवे स्टेशनों पर जवानों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करते थे। देखा, फिर आ गई चाय। 1972 में आखिरकार मोदी परमानेंटली आरएसएस में फुल टाइम कार्यकर्ता बन गए। अब ये कोई आम जॉब नहीं है भाई। आरएसएस में प्रचारक बनने का मतलब है नो सैलरी, नो फैमिली, नो पर्सनल लाइफ। सब कुछ त्याग करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना।
यहाँ से शुरू हुई असली ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग। मोदी को अहमदाबाद भेजा गया। वहाँ उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, लोगों को जोड़ना, कार्यक्रम आयोजित करना। 1975 का इमरजेंसी, और फिर आया सबसे बड़ा चैलेंज, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी। जब पूरे देश में लोकतंत्र सस्पेंड हो गया, तो मोदी अंडरग्राउंड चले गए। वो भूमिगत रहकर काम करते रहे। कहते हैं कि डिस्गाइज में घूमते थे, कभी साधु बनकर, कभी सिख बनकर। इस दौरान उन्होंने पैम्फलेट्स छापे, सीक्रेट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की और विरोध का काम जारी रखा। ये था उनकी जिंदगी का सबसे रिस्की पीरियड। पकड़े जाते तो सीधे जेल। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, तो मोदी एक नॉन ऑर्गेनाइजेशनल लीडर बन चुके थे। आरएसएस ने उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां दीं। भाग 3, राजनीति में एंट्री और बीजेपी की सीढ़ियां। 20-00-30-00। अब कहानी मुड़ती है पॉलिटिक्स की ओर। 1980 में आरएसएस ने अपनी पॉलिटिकल विंग बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, को मजबूत करने का फैसला किया। और गेस व्हाट? मोदी को बीजेपी में भेज दिया गया। 1985 में मोदी ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर गए। शुरुआत में उन्हें छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशनल काम दिए गए, लेकिन जैसा होता है ना, टैलेंटेड लोग चुप नहीं बैठते। 1987 से 88 का बड़ा काम, गुजरात में बीजेपी को ऑर्गेनाइज करने का काम मोदी को मिला। और भाई, उन्होंने जबरदस्त काम किया। बूथ बूथ जाकर कार्यकर्ता तैयार किए, हर गांव, हर मोहल्ले में नेटवर्क बिठाया। 1990 का दशक आते आते मोदी बीजेपी के अहम स्ट्रेटेजिस्ट्स में से एक बन गए थे। एल.के. अडवाणी की राम रथ यात्रा 1990 को ऑर्गेनाइज करने में मोदी का बड़ा हाथ था। ये वो यात्रा थी जिसने पूरे देश में बीजेपी की पहचान बनाई, ऑर्गेनाइजेशनल जीनियस की पहचान। मोदी की खासियत थी माइक्रो मैनेजमेंट, हर छोटी चीज पर ध्यान। रैली में कितने लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, बैठक कैसे होगी, सब कुछ डिटेल में प्लान करते थे। 1995 में जब बीजेपी ने गुजरात के इलेक्शंस लड़े, तो मोदी ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई और पार्टी जीत गई। अब मोदी का नाम गुजरात में हर किसी को पता था। 1998 में मोदी को बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया। अब दिल्ली में बैठकर पूरे देश की पॉलिटिक्स में हाथ था। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे स्टेट्स में बीजेपी को जितवाने में उनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2001 में। गुजरात में अर्थक्वेक आया, भुज में तबाही मच गई। उस समय के सीएम केशुभाई पटेल सही से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। पार्टी को लग रहा था कि अगली इलेक्शंस में हार पक्की है। और तब बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। अब सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने कभी इलेक्शंस नहीं लड़े, कभी एमएलए नहीं बने, सीधे सीएम बन गए। ये था भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा गैम्बल। पहले तो सबने कहा, ये कौन है? इसने कभी इलेक्शंस जीते नहीं। लेकिन मोदी को अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पर भरोसा था। फर्स्ट चैलेंज, सीएम बनने के बाद पहला काम था गुजरात विधानसभा के लिए खुद इलेक्शन जीतना, क्योंकि सीएम बनने के 6 महीने के अंदर एमएलए बनना जरूरी था। और मोदी ने राजकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीत लिया। शुरुआती महीनों में मोदी ने अर्थक्वेक रिकवरी पर फोकस किया, रोड्स बनवाए, घर बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। लोगों को लगा, हाँ भाई, ये तो काम करता है। लेकिन अभी तो पिक्चर शुरू हुई थी दोस्तों। भाग 4, गुजरात के मुख्यमंत्री, विवाद और विकास। अब आती है मोदी की जिंदगी की सबसे कंट्रोवर्शियल और डिफाइनिंग मोमेंट। 27 फरवरी 2002, गोधरा में एक ट्रेन में आग लग गई। साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में 59 लोग जिंदा जल गए, जिनमें ज्यादातर करसेवक्स थे। 2002 के दंगे, इसके बाद जो हुआ, वो गुजरात का सबसे काला अध्याय था। पूरे राज्य में कम्युनल रायट्स भड़क गए। 3 दिन तक वायलेंस चलता रहा। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 1000+ लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम्स थे। अब ये मोमेंट मोदी की जिंदगी का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। क्रिटिक्स कहते हैं
कि उन्होंने रायट्स रोकने के लिए इनफ नहीं किया। कुछ तो कहते हैं कि डेलिब्रेटली पुलिस को फ्री हैंड दिया गया। मोदी के सपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने आर्मी बुलाई, कर्फ्यू लगाया और जितना पॉसिबल था उतना किया। उनका आर्ग्यूमेंट है कि इतनी बड़ी वायलेंस को इमीडिएटली कंट्रोल करना किसी के लिए भी मुश्किल होता। सुप्रीम कोर्ट ने सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई इन्वेस्टिगेशन के लिए। 2012 में सिट ने कहा कि मोदी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। 2013 में मैजिस्ट्रेट ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दी, लेकिन क्रिटिसिज्म बंद नहीं हुई। यूथ्स ने उन्हें वीज़ा डिनाई कर दिया। कई कंट्रीज ने बॉयकॉट किया। इंटरनेशनल मीडिया में उन्हें बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इन रायट्स के बाद बाकी पॉलिटिशियंस ने सोचा कि मोदी की राजनीति खत्म हो गई, लेकिन हुआ उल्टा। गुजरात में हिंदू वोटर्स ने उन्हें मासिवली सपोर्ट किया। 2002 इलेक्शंस। रायट्स के बाद दिसंबर 2002 में ही इलेक्शंस हो गए। सब सोच रहे थे बीजेपी हार जाएगी, लेकिन मोदी ने एग्रेसिव कैंपेन चलाया, हिंदुत्व को ओपनली प्रमोट किया, मियां मुशर्रफ जैसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए। और रिजल्ट, बीजेपी ने 127 में से 127 सीट्स जीत लीं, कंप्लीट मेजॉरिटी। ये था गुजरात की पॉलिटिक्स में मोदी का पहला बड़ा इलेक्टोरल विक्ट्री। विकास का मॉडल। 2002 के बाद मोदी ने अपनी इमेज को रायट से हटाकर डेवलपमेंट पर लाने की कोशिश की। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू किया। ये था एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। हर 2 साल में वाइब्रेंट गुजरात होता था। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज को इनवाइट किया जाता था। मोज साइन होते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता था। गुजरात का इंडस्ट्रियल बूम। मोदी के टेन्योर में गुजरात ने मैसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी। टाटा नैनो प्लांट, फोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब, रिलायंस की ह्यूज रिफाइनरीज, अडानी ग्रुप का एक्सपांशन। बिजली की समस्या सॉल्व की गई। गुजरात 24/7 बिजली देने वाले पहले स्टेट्स में से एक बन गया। ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी उस समय के हिसाब से। रोड्स बनी। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम हुआ। नर्मदा डैम प्रोजेक्ट को पूरा किया गया जो डेकेड से अटका हुआ था। 2007 और 2012 के इलेक्शंस। 2007 में फिर से इलेक्शंस। मोदी ने फिर जीत हासिल की, 117 सीट्स। क्रिटिसिज्म तो जारी रही, लेकिन गुजरात के वोटर्स उन्हें सपोर्ट करते रहे। 2012 में तीसरी बार सीएम बने। अब तक उनकी इमेज एक डूअर की बन चुकी थी। कोई कुछ भी कहे, लेकिन काम तो होता है, ये परसेप्शन बन गया था। कंट्रोवर्सीज जारी, लेकिन कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं हुईं। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस, इशरत जहां केस, हरेन पांड्या मर्डर केस। हर कंट्रोवर्सी में मोदी का नाम जुड़ता रहा। ऑपोजिशन उन्हें खूब क्रिटिसाइज करती रही, लेकिन लीगल रूप से कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। गुजरात मॉडल की रियलिटी। अब गुजरात मॉडल पर बहुत डिबेट हुई है। सपोर्टर्स कहते हैं हाई जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सरप्लस स्टेट। क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं मैलन्यूट्रिशन रेट्स हाई रही, बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेड से कम रहा, सेक्टर को नुकसान हुआ। सच शायद बीच में कहीं है। डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन सबको इक्वली फायदा मिला या नहीं, ये सवाल आज भी बहस का विषय है। भाग 5, राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश और 2014 का चुनावी तूफान। 42-0052-00। 2012 तक आते आते मोदी सिर्फ गुजरात के सीएम नहीं रहे थे, वो एक नेशनल फेनोमेनन बन चुके थे। बीजेपी के अंदर भी उनकी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस थी। इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स। बीजेपी में उस समय 2 बड़े लीडर्स थे, एल.के. अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन दोनों की उम्र हो चुकी थी। पार्टी को एक नया चेहरा चाहिए था। मोदी के सपोर्टर्स पार्टी में उन्हें पुश कर रहे थे, लेकिन ऑपोजिशन भी था। कुछ सीनियर लीडर्स को लग रहा था कि मोदी टू कंट्रोवर्शियल है। 2013 का बड़ा फैसला। 13 सितंबर 2013 को बीजेपी ने ऑफिशियली नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा इलेक्शंस के लिए पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। ये अनाउंसमेंट होते ही पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। एल.के. अडवाणी नाराज हो गए और पार्टी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। बाद में मना लिया गया, लेकिन क्लियर था कि पार्टी में डिवाइड था।
कैंपेन की शुरुआत। मोदी का कैंपेन स्ट्रैटेजी एकदम अलग था। उन्होंने होलोग्राफिक रैलीज की, 3D टेक्नोलॉजी यूज की, एक साथ मल्टीपल लोकेशंस पर वर्चुअली अपीयर होते थे, सोशल मीडिया को एग्रेसिवली यूज किया, फेसबुक, ट्विटर पर मैसिव प्रेजेंस। ये पहली बार था जब कोई इंडियन पॉलिटिशियन इस लेवल पर डिजिटल कैंपेन कर रहा था। अब की बार मोदी सरकार, ये स्लोगन बन गया कैंपेन का फेस। सिंपल, कैची, इफेक्टिव। हर जगह पोस्टर्स, होर्डिंग्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, सब में यही स्लोगन। मोदी ने 400 प्लस रैलीज की, देश के कोने कोने में गए। हर रैली में लाखों लोग आते थे। उनकी स्पीकिंग स्टाइल एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और इमोशनल लोगों को अट्रैक्ट करती थी। चाय पे चर्चा, याद है चाइल्डहुड की चाय? उसे पॉलिटिकली भुनाया गया। चाय पे चर्चा प्रोग्राम शुरू किया गया। चाय की दुकानों पर ओदी की होलोग्राफिक इमेज दिखाई जाती और लोग सवाल पूछते। कांग्रेस ने मजाक बनाया, चाय वाला पीएम कैसे बनेगा? लेकिन ये बैकफायर हो गया। कॉमन पीपल को लगा कि कांग्रेस एलीट है और कॉमन मैन को नीचा दिखा रही है। कांग्रेस की वीक पोजीशन। उस समय यूपीए 2 गवर्नमेंट बुरी तरह फेल हो चुकी थी। करप्शन स्कैंडल्स, 2G, कोल, कॉमनवेल्थ गेम्स, इकोनॉमिक स्लोडाउन, इन्फ्लेशन हाई। राहुल गांधी वीक लीडर के रूप में दिख रहे थे। डेवलपमेंट वर्सेस करप्शन मोदी का मेन नैरेटिव था। कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया? करप्शन। मुझे 60 महीने दो, मैं देश बदल दूंगा। गुजरात मॉडल को शोकेस किया जाता था। वीडियोस बनाए गए, स्टैट्स दिए गए। मैसेज था, जो गुजरात में हुआ वो पूरे देश में होगा। अच्छे दिन आने वाले हैं। एक और सुपरहिट स्लोगन, होप की भावना। लोगों को लगा कि हाँ, चेंज पॉसिबल है। ऑपोजिशन की कोशिशें। कांग्रेस और अन्य पार्टीज ने 2002 के रायट्स को बार बार उठाया, सेक्युलरिज्म का मुद्दा बनाया। लेकिन मोदी ने क्लेवरली डेवलपमेंट पर फोकस रखा। जब भी रायट्स का सवाल आता, वो कहते, आपने मुझे कोर्ट में हराया नहीं, अब पब्लिक कोर्ट में हराने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया और मोदी। इंटरेस्टिंग डायनामिक था। इंग्लिश मीडिया मोस्टली क्रिटिकल था, लेकिन हिंदी और रीजनल मीडिया में सपोर्ट ज्यादा था। सोशल मीडिया पर तो पूरी बीजेपी 80 सेल आर्मी तैनात थी। हर नेगेटिव न्यूज को काउंटर किया जाता था। ट्रोलिंग का नया युग शुरू हुआ। 16 मई 2014, रिजल्ट्स डे, और आया वो दिन। काउंटिंग के दिन से पहले ही एग्जिट पोल्स में क्लियर था कि बीजेपी जीत रही है। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स ने सबको शॉक दे दिया। बीजेपी अलोन 282 सीट्स जीती। एनडीए टोटल 336 सीट्स। यह था 30 साल बाद किसी पार्टी की कंप्लीट मेजॉरिटी। कांग्रेस रिड्यूस होकर 44 सीट्स पर आ गई। राहुल गांधी की अमेठी सीट तो बची, लेकिन पार्टी का सफाया हो गया। विक्ट्री स्पीच। मोदी की विक्ट्री स्पीच इमोशनल थी। मां भारती ने मुझे बुलाया है। आंसू आ गए थे उनकी आंखों में। चाय वाला से पीएम बनने का जर्नी कंप्लीट हो गया था। 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। 7 कंट्रीज के लीडर्स को इनवाइट किया गया। ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट था। भाग 6, प्रधानमंत्री का पहला कार्यकाल, सुधार और विवाद। 52-00-65-00। शुरुआती स्टेप्स। पीएम बनते ही मोदी ने कुछ सिंबॉलिक चेंजेस किए। प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया। नीति आयोग बनाया की संख्या कम की, बीकॉन कल्चर हटा दी। बाद में मिनिस्ट्रीज मर्ज की। सबका साथ, सबका विकास, गवर्नेंस का नया मंत्रा था। मैसेज था कि हम सबके लिए काम करेंगे, सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं। स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर 2014 उदास स्माइली पहला बड़ा कैंपेन। गांधी जयंती पर लॉन्च किया। खुद पीएम ने झाड़ू उठाकर सड़क साफ की। सेलिब्रिटीज को नॉमिनेट किया। ये कैंपेन वायरल हो गया। हर कोई अपनी फोटो डाल रहा था झाड़ू लेकर। क्रिटिक्स ने कहा, फोटो ओपी है, लेकिन अवेयरनेस तो बड़ी। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन पर मैसिव फोकस। एक बहू, एक बेटी के लिए इज्जत का सवाल है, ऐसा नैरेटिव बनाया। मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 उदास स्माइली मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए कैंपेन। लायन लोगो बनाया।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कई सेक्टर्स में एफडीआई लिमिट्स बढ़ाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस, लेकिन एक्सपेक्टेड लेवल का मैन्युफैक्चरिंग बूम नहीं आया, ये क्रिटिसिज्म बनी। जन धन योजना 28 अगस्त 2014 उदास स्माइली फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा प्रोग्राम। गरीबों के बैंक अकाउंट्स खोले गए, क्रोर्स ऑफ अकाउंट्स खुले। क्रिटिक्स ने कहा जीरो बैलेंस अकाउंट्स है, लेकिन बाद में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए ये अकाउंट्स काम आए। डिजिटल इंडिया, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने का विजन। भारत नेट प्रोजेक्ट, हर पंचायत में इंटरनेट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्लो रहा। आज भी बहुत एरियाज में कनेक्टिविटी पुअर है। मन की बात, रेडियो पर मंथली एड्रेस, पीएम डायरेक्टली लोगों से बात कर रहे हैं। कभी सोशल इश्यूज, कभी अचीवमेंट्स, कभी इंस्पिरेशनल स्टोरीज। क्रिटिक्स कहते हैं प्रोपेगेंडा टूल है, सपोर्टर्स कहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। फॉरेन पॉलिसी का एग्रेसिव मेकओवर। मोदी की फॉरेन पॉलिसी बहुत एक्टिव रही। पर्सनल डिप्लोमेसी, मोदी ओबामा की दोस्ती, मोदी 11 की अहमदाबाद विजिट, मोदी बे का क्लोजनेस, मोदी ट्रंप का बॉन्डिंग। पीएम खुद जाकर कंट्रीज के लीडर्स से मिलते, हग्स देते, फोटो ओपीएस होते, इमेज बिल्डिंग होती। नेबरहुड फर्स्ट, पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को स्वीरिंगन में बुलाया विजिट टू पाकिस्तान 25 दिसंबर 2015, नवाज के बर्थडे पर, लेकिन पठानकोट अटैक के बाद इक्वेशंस बदल गए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम के साथ रिलेशंस मजबूत किए, कंट्रीज को प्रायोरिटी दी। सर्जिकल स्ट्राइक्स, 29 सितंबर 2016 उदास स्माइली उरी अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की। पीओके में टेररिस्ट कैंप्स पर एक्शन, मोदी गवर्नमेंट ने इसे पब्लिकली एक्नॉलेज किया, पहले ऐसा नहीं होता था। न्यू इंडिया का मैसेज था, हम चुप नहीं बैठेंगे। ऑपोजिशन ने सबूत मांगे, लेकिन पब्लिक में मोदी की इमेज स्ट्रॉन्ग लीडर की और मजबूत हुई। डेमोनेटाइजेशन, 8 नवंबर 2016, सबसे बड़ा गैम्बल। अब आती है शायद मोदी के टेन्योर का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे अचानक अनाउंसमेंट, 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद। ऑब्जेक्टिव्स बताए गए, ब्लैक मनी खत्म करना, करेंसी रोकना, फंडिंग रोकना, इकोनॉमी प्रमोट करना। ग्राउंड रियलिटी, देश में केओस मच गया। एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी क्यूज, बैंक्स में भीड़, लोग परेशान। छोटे व्यापारी, डेली वेज वर्कर्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए, कई लोगों की मौतें भी हुई क्यूज में खड़े खड़े। क्रिटिक्स की आलोचना, पुअर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डिजास्टर, इकोनॉमी को झटका, बिजनेसेस बर्बाद हुई, बेनिफिट्स नहीं मिले। सपोर्टर्स का तर्क, बोल्ड डिसीजन था, कंप्लायंस, बड़ी पेमेंट्स, बड़े मनी होल्डर्स को शॉक लगा। आरबीआई की रिपोर्ट 2018 में पता चला कि 99.3% नोट्स वापस आ गए, तो ब्लैक मनी कहाँ गई? ये सवाल आज भी है। लेकिन पॉलिटिकली इससे मोदी का डिसाइसिव लीडर वाला इमेज और मजबूत हुआ। कॉमन पीपल को लगा कि रिच लोगों पर एक्शन हो रहा है। जीएसटी 1 जुलाई 2017, वन नेशन वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्प्लीमेंटेशन। ये आइडिया तो पुराना था, लेकिन इम्प्लीमेंट मोदी गवर्नमेंट ने किया। मिडनाइट सेशन में पार्लियामेंट में लॉन्च किया गया, बड़ा सेलिब्रेशन था। बेनिफिट्स सोची गई थीं, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, इंटरस्टेट बैरियर्स खत्म, बूस्ट जीडीपी ग्रोथ। प्रॉब्लम्स आईं, मल्टीपल टैक्स स्लैब्स, 5%, 12%, 18%, 28%, कॉम्प्लेक्स फाइलिंग, स्मॉल बिजनेसेस को प्रॉब्लम, इनिशियल मंथ्स में कंफ्यूजन। आज भी जीएसटी को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स है। कॉन्सेप्ट अच्छा था, एग्जीक्यूशन में दिक्कतें आईं। भाग 7, 2019 का पुनः विजय और दूसरा कार्यकाल 65-00-75-00। 2019 इलेक्शंस की ओर। 2018 से 19 में कुछ मुद्दे उभर रहे थे। डेमोनेटाइजेशन के इफेक्ट्स, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, जॉब्स की कमी, डिस्ट्रेस, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ना। असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को कुछ स्टेट्स में लॉसेस भी हुईं, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस को गईं। ऑपोजिशन ने सोचा अब मोदी जाएगा। महागठबंधन, ग्रैंड अलायंस,
की बातें होने लगीं। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 उदास स्माइली। और तब 14 फरवरी को पुलवामा में टेररिस्ट अटैक, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में आ गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स 26 फरवरी 2019 उदास स्माइली। 12 दिन बाद भारत ने जवाब दिया। आईएएफ ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ई मोहम्मद के कैंप्स पर एयर स्ट्राइक्स कीं। ये था लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके किया गया पहला एयर स्ट्राइक 1971 के बाद। अगले दिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया गया। पूरा देश टेंस था, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया। इलेक्टोरल इम्पैक्ट। बालाकोट स्ट्राइक्स ने पूरे इलेक्शन नैरेटिव को बदल दिया। अब मुद्दा नहीं था जॉब्स या इकोनॉमी, मुद्दा था नेशनल सिक्योरिटी। चौकीदार चोर है वर्सेस मेन भी चौकीदार। राहुल गांधी ने राफेल डील पर चौकीदार चोर है स्लोगन दिया। मोदी ने इसे पॉलिटिकली काउंटर किया। मेन भी चौकीदार कैंपेन शुरू किया। हर बीजेपी सपोर्टर अपने नाम के आगे चौकीदार लगाने लगा ट्विटर पर। कैंपेन 2019। मोदी का कैंपेन स्ट्रैटेजी सैम था। एग्रेसिव रैलीज, सोशल मीडिया डोमिनेंस, डायरेक्ट कनेक्ट। लेकिन इस बार टोन थोड़ा अलग था। डेवलपमेंट के साथ साथ नेशनलिज्म भी प्रोमिनेंटली था। गोली मारो जैसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी आए। ऑपोजिशन ने हेट स्पीच का आरोप लगाया। 23 मई 2019 रिजल्ट्स। और फिर से धमाका। बीजेपी ने पहली बार दोबारा सिंगल पार्टी मेजॉरिटी जीती, 303 सीट्स, पहले टर्म से भी ज्यादा। ये था अनप्रेसिडेंटेड। कांग्रेस फिर 52 सीट्स पर सिमट गई। राहुल गांधी की अपनी अमेठी सीट भी चली गई। स्मृति ईरानी ने हराया। 30 मई 2019 दूसरी बार शपथ। राष्ट्रपति भवन में ग्रैंड सेरेमनी। बिम्स्टेक कंट्रीज के लीडर्स आए। अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाया। ये था एक बड़ा पॉलिटिकल मूव। अमित शाह मोदी की दोस्ती और प्रोफेशनली वर्किंग रिलेशनशिप फेमस है। दूसरे कार्यकाल के बड़े फैसले। आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 उदास स्माइली। सबसे बड़ा और मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूव। जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया। ये आर्टिकल था जो JK को स्पेशल स्टेटस देता था। डेकेड से बीजेपी की डिमांड थी इसे हटाने की। अमित शाह ने पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट किया। ऑपोजिशन शॉक में था। कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया गया। JK में स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया, JK और लद्दाख। रिएक्शंस। बीजेपी सपोर्टर्स ने सेलिब्रेट किया में लोग अपसेट थे। क्रिटिसिज्म आई ने बहुत नॉइज किया। आज भी JK में सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। स्टेटहुड रिस्टोर करने की डिमांड है। CAA-NRC कंट्रोवर्सी। दिसंबर 2019 उदास स्माइली। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इसमें प्रोविजन था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए रिलीजियस माइनॉरिटीज, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को सिटीजनशिप दी जाए। लेकिन मुस्लिम्स इससे एक्सक्लूडेड थे। यही कंट्रोवर्सी शुरू हुई। मैसिव प्रोटेस्ट्स। शाहीन बाग में सिट-इन प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट्स, JNU, जामिया, सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नारे, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ का आरोप। गवर्नमेंट का स्टैंड था ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए है, इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं। NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, के साथ मिक्सअप हुआ। लोगों को डर लगा कि सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी। कोविड-19 पैंडेमिक। मार्च 2020 उदास स्माइली। और फिर आई सबसे बड़ी चुनौती, कोरोना पैंडेमिक। 21 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू। PM ने लोगों से रिक्वेस्ट की 1 दिन के लिए वॉलंटरी लॉकडाउन। और 5 बजे थाली बजाओ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। लोगों ने किया। पूरा देश थालीज बजा रहा था। क्रिटिक्स ने कहा वायरस थाली से नहीं जाएगा। 24 मार्च 2020 कंप्लीट लॉकडाउन। शाम 8 बजे अनाउंसमेंट। 4 घंटे के नोटिस पर पूरा देश लॉकडाउन। ये था वर्ल्ड्स बिगेस्ट और स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन। माइग्रेंट वर्कर्स की ट्रेजेडी शुरू हुई। लाखों लोग पैदल घर जाने लगे। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स।
पीएम केयर्स फंड बनाया कल्याण योजना। फ्री रेशन वैक्सीन डेवलपमेंट पर फोकस। आत्मनिर्भर भारत पैकेज। वैक्सीन डेवलपमेंट। भारत ने 2 वैक्सीन्स डेवलप की, कोवैक्सिन और कोविशील्ड। ये बड़ी अचीवमेंट थी। 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन शुरू हुई। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव। क्रिटिसिज्म। लॉकडाउन प्लानिंग पुअर थी वर्कर्स की तकलीफ। सिस्टम ओवरवेल्म हुआ वेव। अप्रैल से मई 2021 में ऑक्सीजन क्राइसिस बॉडीज फ्लोटिंग इन गंगा। फार्म लॉज कंट्रोवर्सी। 2020 से 21 उदास स्माइली। 3 फार्म लॉज पास किए गए जिनका मकसद था एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स। एपीएमसीज को बाईपास करके सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में चेंजेस। फार्मर्स का विरोध। पंजाब, हरियाणा के फार्मर्स ने मैसिव प्रोटेस्ट्स शुरू किए। दिल्ली बॉर्डर्स पर सिट इन। एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये डर था। कॉर्पोरेट्स फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। 1 साल से ज्यादा प्रोटेस्ट्स चले। 700 प्लस फार्मर्स की मौतें हुईं, प्रोटेस्टर्स के क्लेम्स के अनुसार। 19 नवंबर 2021 लॉज रिपील। पीएम ने गुरुपूरब के दिन अनाउंसमेंट किया, तीनों लॉज वापस ले रहे हैं। ये था मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा यूटर्न। क्रिटिक्स ने कहा, इलेक्टोरल प्रेशर है, यूपी इलेक्शंस आने वाले हैं। भाग 8 हालिया घटनाक्रम और विरासत। 75-00-85-00। राम मंदिर। 5 अगस्त 2020 उदास स्माइली। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन। यह था बीजेपी और मोदी के लिए सबसे बड़ा सिंबॉलिक अचीवमेंट। 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद से यह इशू चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में वर्डिक्ट दिया था राम मंदिर के पक्ष में। मोदी खुद सेरेमनी में गए, सिल्वर ब्रिक रखी। पूरे देश में सेलिब्रेशंस हुए। 2024 में मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। भव्य समारोह। मोदी ने पूजा की। G20 प्रेसिडेंसी। 2023 उदास स्माइली। भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली। मोदी गवर्नमेंट ने इसे बड़े पैमाने पर शोकेस किया। भारत वर्सेस इंडिया कंट्रोवर्सी भी आई जब ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में भारत यूज होने लगा। दिल्ली में समिट ग्रैंड लेवल पर ऑर्गेनाइज हुआ। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई। चंद्रयान 3। 23 अगस्त 2023 उदास स्माइली। भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बना। विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लैंड हुआ। पीएम ने इसरो साइंटिस्ट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया। नेशनल प्राइड का मोमेंट था। पॉपुलेशन और डेवलपमेंट। भारत दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया, चाइना को पीछे छोड़कर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंटिन्यू रही। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस स्लो। मेट्रो एक्सपेंशंस हाईवेज नेटवर्क वंदे भारत ट्रेन्स। इकोनॉमिक सिनारियो। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, लेकिन पर कैपिटा इनकम स्टिल लो है। अचीवमेंट्स क्लेम्ड। FDI increase manufacturing growth, digital payments boom, startup ecosystem. Challenges remain. Unemployment, especially youth. Income inequality badi concerns, rupee depreciation. Electoral politics. State elections. कुछ states में बीजेपी जीती, कुछ में हारी। कर्नाटक लॉस्ट 2023, राजस्थान जीती फिर हारी में। विन बंगाल में टीएमसी से नहीं जीत पाए। विपक्ष की एकता। इंडिया अलायंस बना, 26 प्लस ऑपोजिशन पार्टीज का कोalition, लेकिन यूनिटी मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस का लीडरशिप क्राइसिस कंटिन्यू है। राहुल गांधी पर फोकस है, लेकिन कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही। मीडिया और मोदी गवर्नमेंट और मीडिया के रिलेशनशिप पर बहुत डिबेट है। प्रेस फ्रीडम रैंकिंग्स में इंडिया स्लाइड हुआ है। जर्नलिस्ट्स को टारगेट किया जाता है। एलिगेशंस। गोदी मीडिया टर्म पॉपुलर हुआ ऑपोजिशन में। मीडिया पर स्ट्रिक्ट एक्शंस। मोदी की वर्किंग स्टाइल। पॉजिटिव्स। वर्कaholic है, मिनिमल स्लीप, कंटिन्यूअस वर्क, डिटेल ओरिएंटेड कम्युनिकेटर, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर, पर्सनल डिप्लोमेसी इफेक्टिव। क्रिटिसिज्म। वन मैन शो, कोलीग्स की कम विजिबिलिटी, डेलीगेशन इश्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं करते से डायलॉग, लिमिटेड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इमेज मैनेजमेंट। मोदी की इमेज मैनेजमेंट सुपर्ब है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी टीम, सोशल मीडिया प्रेजेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनल ब्रांडिंग, एक्सेलेंट फैशन सेंस, डिजाइनर कुर्ताज, फिटनेस वीडियोज, योगा।
क्रिटिक्स कहते हैं इमेज ओवर सब्सटेंस, सपोर्टर्स कहते हैं कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। भाग 9, विश्लेषण और समापन, नरेंद्र मोदी का ओवरऑल असेसमेंट। तो दोस्तों, चाय से चर्चा तक का ये सफर कैसा रहा? आइए बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव लें। अनडिनाएबल अचीवमेंट्स, पॉलिटिकल डोमिनेंस, बीजेपी को एक डोमिनेंट पार्टी बनाया, रीजनल पार्टीज को कमजोर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, रोड्स, हाईवेज, मेट्रोज, विजिबल डेवलपमेंट हुई है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया लीडर बना। फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की ग्लोबल विजिबिलिटी बढ़ी। पर्सनल डिप्लोमेसी इफेक्टिव रहा। डिसाइसिव लीडरशिप, राइट या रॉन्ग बट डिसीजंस जल्दी लेता है गवर्नमेंट। वेलफेयर स्कीम्स, उज्ज्वला, गैस कनेक्शंस, आयुष्मान भारत, हेल्थ इंश्योरेंस, पीएम किसान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सर्जिकल स्ट्राइक्स बालाकोट, नेशनल सिक्योरिटी पर स्ट्रॉन्ग इमेज। राम मंदिर, कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बड़ी अचीवमेंट। मेजर क्रिटिसिज्म्स, 2002 रायट्स, ये शैडो हमेशा रहेगी, कितना भी जस्टिफाई करो। कम्युनल पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम रिलेशंस वर्सन हुए हैं कई एरियाज में। डेमोक्रेटिक कंसर्न्स, प्रेस फ्रीडम इश्यूज, ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करना, एलिगेशंस, इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस पर क्वेश्चन, सीएए, आर्टिकल 370 जैसे यूनिलेटरल डिसीजंस। इकोनॉमिक प्रोमिसेस वर्सेस रियलिटी, 15 लाख वाला प्रॉमिस 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर नहीं हुआ का एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट नहीं मिला, ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट करता रहा। फार्मर इश्यूज, फार्म लॉज फियास्को, किसानों की आत्महत्याएं कंटिन्यू है। कोविड मैनेजमेंट, सेकेंड वेव में हेल्थ केयर कोलैप्स। अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सीरियस कंसर्न है। इनकम इनइक्वालिटी, अमीर और अमीर, गरीब स्ट्रगल कर रहे। मोदी फेनोमिनन को कैसे समझें? नरेंद्र मोदी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक फेनोमिनन है। क्यों? एक कम्युनिकेशन मास्टर। मोदी जैसा ओरेटर इंडियन पॉलिटिक्स में कम देखने को मिले हैं। वो कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इमोशनल कनेक्ट बना सकते हैं। 2 एस्पिरेशनल फिगर, लोअर मिडिल क्लास, बैकवर्ड कास्ट्स के लिए वो एक एस्पिरेशनल फिगर है। चाय वाला पीएम बन सकता है, ये सिर्फ स्लोगन नहीं, ये एक पावरफुल मैसेज है। 3 ऑर्गेनाइजेशनल जीनियस, आरएसएस की ट्रेनिंग ने उन्हें ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग सिखाई। बीजेपी मशीनरी जितनी एफिशिएंट है, वो अनप्रेसिडेंटेड है इंडियन पॉलिटिक्स में। 4 रिस्क टेकर, डेमोनेटाइजेशन हो, आर्टिकल 370 हो या सर्जिकल स्ट्राइक्स, बड़े डिसीजंस लेने से नहीं डरते। कभी वर्क करता है, कभी नहीं, बट बोल्डनेस इज देयर। 5 पर्सनल ब्रांडिंग, मोदी ने पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग को परफेक्शन तक पहुंचाया है। हर स्पीच, हर फोटो, हर इवेंट केयरफुली क्राफ्टेड। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, मोदी के टेन्योर में एक बात साफ है, इंडिया पहले से ज्यादा पोलराइज्ड हो गया है। आप ईदर मोदी के साथ हो या खिलाफ, ग्रे एरिया कम है। सोशल मीडिया पर डिवाइड स्पष्ट दिखता है। भक्त वर्सेस एंटी नेशनल, ये टर्म्स कॉमन हो गए हैं। हेल्थी डिबेट की जगह शाउटिंग मैचेस हो रही है। क्या लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? यह एक जेन्युइन कंसर्न है जो कई लोग उठाते हैं। ऑपोजिशन लीडर्स को जेल, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, एनजीओज पर क्रैकडाउन, जर्नलिस्ट्स की अरेस्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ओपेक पॉलिटिकल फंडिंग, ईवीएम्स पर क्वेश्चंस, हालांकि टेक्निकली साउंड है। सपोर्टर्स कहते हैं लॉ ले अपना कोर्स है, करप्शन के खिलाफ एक्शन हो रहा है। क्रिटिक्स कहते हैं सिलेक्टिव टारगेटिंग है, डेमोक्रेसी में डिसेंट की जगह होनी चाहिए। मोदी लेगेसी क्या होगी? अभी तो वो पावर में है, लेकिन भविष्य में जब हिस्टोरियंस इवैल्यूएट करेंगे तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव लेगेसी, first PM after Nehru to win consecutive majorities, transformed BJP into a pan-India party. Infrastructure development, digital revolution, assertive foreign policy, welfare schemes reach. Negative legacy, communal polarization, democratic backsliding. Critics के अनुसार economic promises versus delivery, gap, handling of protests and dissent. The common man's perspective, ground reality ये है कि मोदी का massive support base है, and that's undeniable.
विलेज में जाओ, स्मॉल टाउन्स में जाओ, मोदी का कनेक्ट है लोगों से। चाहे इकोनॉमिक डेटा कुछ भी कहे। वाई? क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स रीच हो रहे हैं अकाउंट्स, गैस कनेक्शंस, टॉयलेट्स, विजिबल इम्पैक्ट। स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रेसोनेट करती है, मैनी के साथ वीक दिख रहा है। विरोध का स्वर। एट द सेम टाइम बहुत लोग जेन्युइनली कंसर्न्ड है। Minorities feel unsafe, intellectuals worried about freedom, youth frustrated about jobs, farmers unhappy, critics see authoritarian tendencies. So, final verdict. दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट तो आप सबको ही देनी है। डेमोक्रेसी में हर किसी की अपनी राय होती है और होनी भी चाहिए। नरेंद्र मोदी एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, ना कंप्लीटली हीरो, ना कंप्लीटली विलन। रियलिटी हमेशा न्यूएंस्ड होती है। उनकी जर्नी इंस्पिरेशनल है, फ्रॉम सेलिंग टी टू लीडिंग नेशन ऑफ 1.4 बिलियन। चाहे आप उनसे अग्री करो या नहीं, ये अचीवमेंट रिमार्केबल है। आगे क्या होगा? मोदी कितने समय तक रहेंगे? क्या 2029 में भी जीतेंगे? बीजेपी पोस्ट मोदी क्या होगी? ये सवाल समय ही बताएगा। आखिरी बात, देश की पॉलिटिक्स चाहे जैसी भी हो, डेमोक्रेसी की ताकत है कि हम सब अपनी बात रख सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और अल्टीमेटली वोट करके डिसाइड कर सकते हैं। मोदी की स्टोरी हमें ये भी सिखाती है कि भारत में अब भी सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है। चाहे बैकग्राउंड कैसा भी हो, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। वेदर यू लव हिम, हेट हिम या समवेयर इन बिटवीन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। क्लोजिंग म्यूजिक। तो दोस्तों, ये था चाय से चर्चा तक का सफर। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगा होगा। रिमेंबर, अपनी राय बनाओ, इन्फॉर्म्ड रहो, वोट करो और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद। क्रेडिट्स और सोर्सेज। नोट, यह डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। विभिन्न सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली गई है, इंक्लूडिंग न्यूज आर्काइव्स, पब्लिक स्पीचेस एंड इंटरव्यूज, बुक्स ऑन मोदी, प्रो और एंटी दोनों पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट वेबसाइट, सिलेक्शन कमीशन डेटा, कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड जजमेंट्स। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो खुद भी रिसर्च करें और अपनी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाएं। डिस्क्लेमर, इस कंटेंट में दिए गए व्यूज बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देने की कोशिश है। हर किसी की अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकती है और होनी भी चाहिए।